नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022, जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 को होना है, उसके सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन के सिलेबस को और इस सिलेबस की या इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाए और उस सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन उन स्टूडेंट, उन एस्पायरेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है जो अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं। अब चूँकि परीक्षा के लिए 20 दिन का समय रह गया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो अपनी तैयारी को कैसे स्पीड अप या रिफाइंड कर सकते हैं। साथ में उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो किसी वजह से, किसी दूसरे कामों में व्यस्त होने की वजह से, दूसरे एग्ज़ाम में व्यस्त होने की वजह से या पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तैयारी शुरू नहीं कर पाए, तब ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही एडवांटेजियस होगा। तो चलिए एक सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस को देखें तो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। वो यूनिट है आपकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दोनों तरह के सब का सिलेबस है, सॉम का भी है और आपका टॉस का भी है। यदि स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर स्टील है और दोनों ही कोर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो अपना 800 2007 वाला कोड है, पिछले 5 ईयर के एग्जाम को देखें तो उनमें से 4 बार 2007 के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ एक बार 2020 में शायद जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि अपना जो कि स्टील है, तो स्टील में हमारा जो फोकस रहेगा कोड पर ही रहेगा। इसके बाद आरसीसी को लेंगे तो आरसीसी के सिलेबस में अपना तीसरा सब्जेक्ट आरसीसी हो गया है, चौथा सब्जेक्ट सीपीएम है। सीपीएम में साथ में जो सिलेबस में वो है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसको QSC बोलते हैं, और साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। 5वीं यूनिट है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंजीनियरिंग और आपका एयर पॉल्यूशन है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी है। फ्लूइड मैकेनिक्स, FM, रेलवे इंजीनियरिंग, हाईवे एंड एयरपोर्ट। यहाँ आप देखेंगे कि रेलवे इंजीनियरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या TE, इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया है। मतलब ये सब्जेक्ट एक ही है। यदि ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो 2 यूनिट है और यहाँ 2 यूनिट होने से इसका वेटेज बढ़ गया है। लास्ट टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें सॉइल भी होती है और साथ में क्या होता है अपना फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी आ जाती है। अब मध्य प्रदेश PSC का ट्रेंड है कि जितनी भी यूनिट होते हैं उनसे सभी यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, उनका वेटेज भी क्या है, इक्वल होता है। तो यदि कंप्लीट तैयारी करना है तो हम किसी यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है तो हम जो लेंदी यूनिट है उन पर क्या है, टाइम वाइज तो उतना ही ध्यान देंगे, लेकिन उनके पहले वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो सिलेबस की लेंथ के हिसाब से हम इनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपका ये जो फ्लूइड रेलवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग का सिलेबस मेरे हिसाब से क्या है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, कुछ इमेजेज हैं और थोड़े से फार्मूले हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए जिनका क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ सिलेबस हैगी। तो ये अपना सिलेबस हो गया शॉर्टेस्ट। दूसरा देखते हैं शॉर्टेस्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स है।
तो रेलवे इंजीनियरिंग से स्टार्ट करना है, क्योंकि वेटेज क्या है अपना 10 क्वेश्चंस का है। यदि इनकी तैयारी हो गई है तो वो एक दिन में भी उनका रिवीजन हो जाता है रेलवे इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट ले लेते हैं आप, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारा सिलेबस क्या है छूटा है, ओपन चैनल तक ही सिलेबस है। और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की विशेषता है कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत बनते हैं लेकिन थ्योरी कम है, थ्योरी और प्लस क्या है आपका न्यूमेरिकल। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूले से। मतलब यदि आपने कुछ डेफिनेशंस तैयार कर ली और साथ में आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर ली, तो आपका ये क्या है यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टरबाइन, पंप, ये आगे का सिलेबस जो एडवांस है वो यहाँ पर है नहीं। तो दूसरा जो एफएम का भी सिलेबस कम है। यदि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सिलेबस देखें, आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सब्जेक्ट भी मेरे हिसाब से क्या है, इसका सिलेबस भी क्या है कम है। ठीक है, बहुत से लोगों की स्ट्रक्चर जो पढ़ाई से रेगुलर टच में नहीं रहते हैं तो स्ट्रक्चर में उनको प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो कुछ फार्मूले वहाँ पर देख सकते हैं और फार्मूले में वैल्यू अप्लाई करके यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 2-3 सब्जेक्ट अपने, ये 2 सब्जेक्ट शॉर्ट के हो गए हैं। और यदि इन तीनों को अपन डाल देते हैं मीडियम लेंथ में, स्टील स्ट्रक्चर और आरसी स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इनकी जो सिलेबस की लेंथ है, जो टॉपिक है, इसमें लगभग क्या है एवरेज है। तो जब अपनी रेलवे एफएम तैयार हो जाए तो इसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्टील और आरसीसी। इसके बाद आ जाते हैं कि सिलेबस में आपका सीपीएम का हुआ आपका, और ये हाईवे का। इनका चूंकि हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में साथ में एयरपोर्ट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हाईवे के आते हैं, आपके 3 क्वेश्चन करीब एयरपोर्ट के आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एयरपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और क्योंकि 3 भी आए हैं और 5 भी आए हैं, किसी ने इसको सेपरेट पोर्शन मान लिया तो एयरपोर्ट का सिलेबस बहुत कम है। उसके बाद हाईवे पे जाना चाहिए, 5 आ गए तो ये हो गया। ये हाईवे एंड एयरपोर्ट हुआ, और ये आपका सीपीएम हो गया। तो यहाँ पे ये इसको अपन क्या मान सकते हैं कि लेंथी सिलेबस है, लेकिन इनको भी कवर किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में हो गया अपना रेलवे एफएम हो गया, सेकंड में हो गया टॉस हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया। उसके बाद हम तैयार करेंगे आपके सीपीएम और हाईवे एंड एयरपोर्ट। जिनका लेंथी सिलेबस है उनका आपका आ जाएगा आपका ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये लेंथी है। ठीक है, और एक्सट्रीमली लेंथी सिलेबस जो है आपका वो है जो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और सबसे ज़्यादा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो ये दो टॉपिक जो आते हैं, तो इनको आप सीक्वेंस कर सकते हैं कि इस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए। छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन पहले हमारे पास जो टाइम है उस टाइम का मोस्ट फ्रूटफुली यूज करने के लिए जिनका सिलेबस, जो सब्जेक्ट आसान है, जिनका सिलेबस कम है, और जिनका जो आसान है हमको आते हैं उनको, और बाकी बचे हुए टाइम में सभी को लेंगे। और तो अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट की बात हो गई है। अब यदि स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सिलेबस में देखेंगे तो ये आपका जो यहाँ से है आपका टॉपिक 1 से लेके 5 तक के जो टॉपिक हैं हम उनको मान सकते हैं सॉम के अंदर। यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, और जो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये टॉपिक हैं आपके टॉस के। ठीक है, अब जब पेपर बनाते हैं या पेपर जो सेटअप करते हैं तो उन्हें कई बार क्या है प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि वो 10 टॉपिक हैं तो 10 के 10 ही एक यूनिट से क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम आती है, या फॉर्मूला तो रखेंगे लेकिन उनका क्वेश्चन का सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा कि उन पर क्वेश्चन बनते ही नहीं। जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, यदि आपने यहाँ पर 2-3 फार्मूले याद कर लिए, इसके अलावा मेंबर फोर्स तो निकलवा सकते हैं वो आपसे,
लेकिन डिफ्लेक्शन निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ अपन यदि सीख सकते हैं तो वो हो सकता है मेंबर 4 से। इसी तरह से रिडंडेंट फ्रेम है, रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ सिर्फ अपने को क्या है, फार्मूला रिडंडेंट फ्रेम की या जो थ्योरम है उनके नाम भर याद करने हैं, तो ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, अदरवाइज इन टॉपिक की कोई इंपॉर्टेंस। इसी तरह का एक टॉपिक है एनर्जी थ्योरम। एनर्जी थ्योरम जो है तो अपने को कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, बेटीज रेसी, इनका थोड़ा सा यूज मानो, खास तौर से बेटीज थ्योरम का। बेटीज थ्योरम पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और कब कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम होती है, कब होती है, तो मुश्किल से ये आपको 4-5 पेज पढ़ने पड़ेंगे और ये चारों टॉपिक तैयार हो जाएंगे, जिनके क्वेश्चन आने की संभावना कम है। तो कम है तो इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम 1 से लेके 5 तक का यहाँ से तैयार करें। यहाँ पर जो सिलेबस में प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन दिया है, तो यहाँ तो ये इनके क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं जो अभी तक देखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मेनली आता है सिंपल स्ट्रेस, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉम का पहला टॉपिक है। इसमें बहुत सारे इलास्टिक कांस्टेंट है, डेफिनेशन है, कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले और यदि यूनिट आपने सही रख दी तो आपके आंसर आ जाने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, आपका इम्पोर्टेंट हो गया। यहाँ पर इसमें भी कुछ फार्मूले हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और बस मेनली तो एक ही फार्मूला है, उसको तैयार कर लीजिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, और उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल कर लीजिए। तो इसको भी तैयार किया है। यहाँ पर जो 5 या 6 थ्योरीज हैं, इलास्टिक थ्योरीज ऑफ फेलियर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सब मिलती जुलती हैं, उनके नाम और उनको अपने को किसने कहा दी थी, उसका क्या मतलब है, और उसका फार्मूला में यदि न्यूमेरिकल आया तो उसकी वैल्यू रख देना है। तो ये आपका, ये भी इम्पोर्टेंट, इन 3 को कर लेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये अलग अलग टॉपिक है। बेंडिंग स्ट्रेस का एक फार्मूला है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल है। तो ये भी फार्मूला और फार्मूले के न्यूमेरिकल से तैयार करना है। टॉर्सन में भी कुछ फार्मूले हैं। तो ये 5 टॉपिक से तो क्वेश्चन आने ही हैं और इनको अपने को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने में डेफिनेशंस, फार्मूला और फार्मूला में प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यूज पुट अप करके तो आप इसको बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। इस टॉपिक को इतना लेंदी दे रखा है, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अपने को तो सिर्फ क्या करना है कि अपने को परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम और अनस्टेबल फ्रेम और इनके जो फार्मूले होते हैं उनके लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना आना चाहिए और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। बस किसी भी फ्रेम की या बीम की स्टैटिक और काइनेमेटिक इसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 6 टॉपिक बहुत जल्दी तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अपने को याद बहुत कम करना होता है और ये 7, 8, 9, 10 मिला के भी एक ही टॉपिक के बराबर बनता है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस का तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट यूनिट जो है स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। अभी भी चूंकि हर साल नया कोड आ चुका है तो अपने को ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कोड से ही आते हैं। तो यदि स्टील की बुक या नोट्स की बजाय सीधा स्टील के कोड पर अपने को आना है। और क्योंकि 2020 में ओल्ड क्वेश्चन से आए हैंगे तो वहाँ पर सिर्फ क्या है, प्लेट गर्डर और रिप्टेड ज्वाइंट टेंशन मेंबर, मतलब फार्मूले में स्टील के कोड को देखें तो फार्मूले बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं हुए हैं लेकिन फार्मूले चेंज हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे कि 800 2007 के कोड से जो टॉपिक है वहीं से कवर करेंगे और उन फार्मूले को याद करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन पे ध्यान रखना है और साथ में क्या करना है, फार्मूले जो दिए, फार्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर्स, ये तो क्या है, सिर्फ डेफिनेशन है, उनकी वैल्यू याद करनी है। यहाँ पर रिप्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, इसके सभी स्पेसिफिकेशंस भी हमको आना चाहिए। ये जो पीएससी वाले हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इनके
इसी पर होंगे रिफ्टेड एंड वेल्डेड। 2021 में तो 5 क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो अनबैलेंस पेपर रहा तो ये टॉपिक शुरू में ही मिल जाता है, सभी को आता है, बस फार्मूले देखने हैं और उनकी वैल्यू पुट अप करके उनके आंसर्स देने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर छोटा होता है, 4-5 फार्मूले किस तरह से फेलियर होते हैं, लग एंगल वगैरह, तो इसको अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, क्योंकि कॉलम की डिजाइन के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो कोड से हमको कॉलम के फार्मूले देखने हैं और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो तैयार करना। फ्लेक्चर मेंबर मतलब बीम और बिल्टअप बीम और प्लेट कर ये लगभग इन सब के कंसेप्ट तीनों के क्या है, एक से हैं। तो एक ही टॉपिक मानते हुए इसको तैयार किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग। सिर्फ स्पेसिफिकेशन, उनके फार्मूले में वैल्यू पुट अप की। यहाँ पर 3 तरह के गजेट वो स्लैब बेस होते हैं, वहाँ पर भी कोड से फार्मूला मिल जाएंगे अपने को, उनका यूज करना है, क्या स्पेसिफिकेशन दिए। डिजाइन ऑफ रूफ, ये तो एक पर्लिन वाला फार्मूला है और अदरवाइज क्या है, यहाँ से विंड लोड वगैरह सब जो है कोड किस तरह से है और रूफ पर लोड किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये सिलेबस। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब एंड देयर कनेक्शन, जब पेपर सेटअप करते हैं तो ये एक्सपीरियंस से क्या होता है कि कई बार सिलेबस में तो बहुत सारा दिया होता है। इस इंजीनियरिंग सर्विस में मैट्रिक्स एनालिसिस दिया रहता है, मेरे समय में कभी उसका क्या है क्वेश्चन आया ही नहीं है। ये मैट्रिक्स ही पढ़ते रहे तो आपको 1 महीने लग जाएंगे। तो ये सिलेबस में लिखने के लिए रहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव कहीं दूसरी बुक में मिलते नहीं हैं। अब तो नेट आ गया तो कहीं डालेंगे तो ऑब्जेक्टिव कोई मिल भी जाएगा। और कोई भी पेपर सेट करने वाला इस लेवल पर इतनी कोशिश नहीं करता है कि वो वहाँ से जाके क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ पे इस टॉपिक तो अभी इसको छोड़ देते हैं, यदि आपके पास टाइम बचे तब इसको तैयार करिए। प्लास्टिक डिजाइन ऑफ कंटिन्यूस बीम्स एंड फ्रेम, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक हैगा। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या है, कोलैप्स लोड और शेप फैक्टर्स। कोलैप्स लोड निकाल लिया आपने या स्टैंडर्ड फार्मूले अपने को मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूले और साथ में अपना शेप फैक्टर, ये दोनों चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से स्टील का भी रिवीजन, या जिन्होंने तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो वो इतना सा बहुत ही कुछ घंटों में क्या है तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आरसीसी। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट फॉर डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर बीम्स, मतलब वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड से आपने को तैयार करना है अपना बीम, स्लैब, कॉलम सब। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पर IS 456 जो है अपना 2000, उसमें अपेंडिक्स दी हुई है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, और उस अपेंडिक्स में पुराने जो फार्मूले चलते थे उनका सब क्या है जिक्र रहेगा। 4-5 फार्मूले हैं, 5-6 फार्मूले, उनको आप क्या है तैयार कर लीजिए और 2-3 टेबल हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड तैयार हो जाएगा। यदि लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो ये तो अपना पूरा आ गया है और फार्मूले, तो इसके लिए हमको कोड को ही रिफर करना है। क्वेश्चंस मोस्टली आपके बीम से ही आते हैं, स्लैब से आते हैं और कॉलम से, मतलब तैयार करें तो मेन हिस्सा है अपना बीम, स्लैब और कॉलम। तो यहाँ पर उनके फार्मूले कोड से और उनका जो डेफिनेशन है उनका यूज करके छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगाना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सब यूज करके, तो ये क्या है स्ट्रक्चर के टॉपिक बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं। जबकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं जिनमें क्या है न्यूमेरिकल हैं, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, जैसा कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। थ्योरी भी बहुत सारी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, याद भी करना है। तो जब तक तो ये पूरा तैयारी हो जाएगा, जब तक आप एनवायरनमेंट करेंगे तो 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, उससे ज़्यादा टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तैयार का मतलब
सिलेबस में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, उसको अदरवाइज नहीं लेना है। एक जनरल जो पेपर होता है, आइसोलेटेड कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, इनके बारे में, फुटिंग के बारे में थोड़ा सा तैयार करना है। कहाँ पर फिर कैसा क्रिटिकल सेक्शन होता है, इनका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है, और ज़्यादा क्रिटिकल सेंटर सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स, 1 वे शियर, 2 वे शियर, मिनिमम थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं पर बेंडिंग मूवमेंट निकाल लीजिए। तो इससे ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है। वाटर टैंक का भी, वाटर टैंक के कोड में से देख लीजिए, कुछ 1-2 टेबल हैं, IS कौन सा है 3370, वाटर टैंक का जो कोड है उसमें से अपने को और कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ओवरहेड टैंक कब यूज करते हैं, कब यूज मतलब उनमें कौन से फोर्सेज लगते हैं, डिजाइन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ग्राउंड पर और अंडरग्राउंड में किस तरह से उनका डिजाइन क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। कोर्स यहाँ प्री स्ट्रेस का बहुत सारा दिया है, पूरी की पूरी किताब ही दे रखी है ना। तो इतना लेंदी अपने को तैयार करने में बहुत टाइम लगेगी, तो अपने को सिर्फ इतना कर लेना है जो इम्पोर्टेंट है, मेथड एंड सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेस और लॉसेज इन प्री स्ट्रेस। लॉसेस इन प्री स्ट्रेस पर यदि हमने फार्मूला भी याद कर लिया तो न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज क्या है, कौन सा प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम होता है, पोस्टपोनिंग, ये वो वहाँ पे तैयार हो जाए। ये पूरा पोर्शन अभी अपने को जरूरत नहीं है, जब पूरी तैयारी हो जाए तब करें। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन भी एक लंबा टॉपिक है, इसका हमने वीडियो डाला हुआ है ना, ये पहले ही हमने RCC के वीडियो डाल दिए हैं, वहाँ वीडियो देखकर भी आपकी तैयारी आपकी हो जाएगी। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी सॉल्व किए हैं, थ्योरी भी पढ़ाई है। आप यदि सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैसनरी स्ट्रक्चर के लिए आप मैसनरी का कोड यूज करेंगे, वो भी टाइम वेस्टेज है। अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है किसी एग्जाम में, जनरली PSC लेवल के AE लेवल में ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और यदि आपको तैयार करना भी है तो गुप्ता एंड गुप्ता की जो बुक है उसमें पीछे क्या है, आपके मैसनरी स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस दिए हैं, 40-45 क्वेश्चन, उनको तैयार कर लिए। मेरे लिए तो क्या है, ये 20 दिन के हिसाब से अभी यूजलेस है। बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टी ये सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन MPPSC में तो इसी के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इसको अपने को तैयार कर ही लेना है कि किस तरह की स्टील यूज करते हैं, कौन से कर्व हैं, किस तरह की कंक्रीट यूज करते हैं, क्या फ्रिक्वेंसी है। तो ये अपने आप में सिलेबस में ना होते हुए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कंक्रीट भी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से निगलेक्ट किया है, एडवांस प्री स्ट्रेस को किया है, फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हल्का हल्का वाटर टैंक पढ़ना है, और अपने को बीम स्लैब कॉलम लिमिट स्टेट मेथड से और बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपना CPM। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जितने भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है इनको अभी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, सीमेंट है आपका, ब्रिक्स, स्टोन, ये सब, तो इनको सब जवाब देना है अपने को कॉमन सेंस से। ना ही इनका कोई क्वेश्चन अभी तक, जब से नया सिलेबस आया है, कोई क्वेश्चन आया नहीं है, नहीं तो इनके लिए ही 10 क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बस डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, और क्या है, 2 तरह के आपके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और जनरल स्पेसिफिकेशन। यहाँ डिटेल्ड एस्टीमेट को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेते हैं। तो ये तो QSC में सिर्फ अपने को डिटेल्ड एस्टीमेट पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को छोड़ देते हैं। रेट एनालिसिस में कुछ टॉपिक तैयार कर लेते हैं, जैसे कंक्रीट का, प्लास्टर का और ब्रिक मेसनरी का। इनका रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मोस्टली चांसेज है कि जब रेट एनालिसिस पूछेंगे तो इन्हीं का ही पूछेंगे, क्या रेट एनालिसिस का पर्पज है, क्या है। ये टॉपिक भी यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, इसलिए इसको हाईलाइट किया है। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो यही है, CPM का मतलब ही ये पोर्शन होता है। तो CPM में हमको PERT भी पढ़ना है, CPM पढ़ना है,
और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना है, और ये स्लैक और फ्लोट। तो सीपीएम के जो टॉपिक है, एक को मान लेते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरा हो गया प्री इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इन दोनों टॉपिक को अपन सीपीएम मान के तैयार करते हैं। ये तैयार हो जाएगा। यहीं से हो सकता है कि देखिए अभी सीपीएम के यहाँ पर 3 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे दिख रहे होंगे और 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी तरह से अपने को दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पूरा काम ही किसका रहता है, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे आपको ये टेंडर्स वाला ये टॉपिक को भी इम्पोर्टेंट। तो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट्स। पहला क्या क्या हो गया, पीईआरटी, सीपीएम और कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेशन कॉस्ट और आपका लैंड एक्विजिशन, लेबर सेफ्टी। इनके बस क्या है, कहीं से भी एक एक पेज क्या है तैयार कर लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, कैसे कंपनसेशन देते हैं, क्या नॉर्म्स हैंगे, और लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से रूल आए हैं, उनको एक एक 2-2 पेज में अपने को। क्वालिटी कंट्रोल के कुछ क्या है फार्मूले हैं, 1-2 फार्मूले हैं, वो अपने को तैयार करना है। तो ये बाद में ही करना है। इसके अलावा भी सिलेबस से हटके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मास हॉल डायग्राम और इंजीनियरिंग इकोनॉमी पर। तो जो सिलेबस में नहीं दिया है तो अभी हाल फिलहाल इनको छोड़ देते हैं। तो 20 दिन के हिसाब से सिर्फ अपने को पीईआरटी, सीपीएम, कॉन्ट्रैक्ट, एस्टीमेट और आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेट एनालिसिस, तो इतना तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई। ये जो मेरे हिसाब से है 20 दिन की तैयारी में, तो ये सबसे ज़्यादा लेंथी सिलेबस होने की जगह इसको हम क्या करते हैं एंड पर ही रखते हैं, सबसे बाद में रखेंगे एंड पर। क्यों, वाटर सप्लाई भी है, और जब हम इस टाइम पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या करना है। इसका भी बहुत शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसकी विशेष कई जगह क्या है, कई सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक पे प्रॉब्लम बनती ही नहीं है, बहुत रियरली पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की भरमार है, एमसीक्यू कितने भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट उनमें से क्या है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अपने को लगभग क्या है, जब पढ़ेंगे तो वाटर डिमांड भी थोड़ा सा देखना है, उनके कितनी वैल्यूज होती है पर कैटा, जो डेली वेरिएशन फैक्टर वगैरह वेरिएशन फैक्टर देखना है, कितनी डिमांड होती है, और जो 3-4 मेथड है पॉपुलेशन एस्टिमेशन के, आर्थिमेटल इनकी, वो मेथड देखना है, और फायर डिमांड के फार्मूले। तो ये अपने को तैयार ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो ये टॉपिक भी अपने कवर हो जाएंगे। लेकिन आखिर में वाटर क्वालिटी ये इम्पोर्टेंट है, और साथ में तो सबसे ज़्यादा याद इसमें तैयार करना है। इसको अपन शुरू में कभी भी टाइम निकाल के यदि आपके सब्जेक्ट हो गए हैं तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए। परमिसिबल कंसंट्रेशन एज पर IS कोड, और साथ में इसमें उनसे होने वाली बीमारियां और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से क्या निकलता है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल एक क्या है अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ किस किस तरह के पाइप होते हैं, कौन कौन से जॉइंट यूज होते हैं, कौन कौन से बाल्व यूज होते हैं, और उनको कब यूज करते हैं, इतना भी तैयार करेंगे तो आई थिंक सफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हैगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के 3-4 मेथड होते हैं, और मेथड को कब यूज करते हैं, इतना भी तैयार किया तो अभी के हिसाब से सफिशिएंट है। यूनिट प्रोसेस और ऑपरेशन, इनको बाद में देखेंगे कि इनमें इनके चांसेस क्या है, कम ही रहते हैं मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट हुआ अपना
ऑब्जेक्टिव इन डिजाइन क्राइटेरिया ऑफ सेडिमेंटेशन। अब ये तो पूरा पूरा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और यदि ट्रीटमेंट का प्रोसेस सीवेज से भी मिलता जुलता है, तो यहाँ पर एक तो क्या होती है, सेटलिंग वेलोसिटी होती है, डिसेंटर टाइम होता है, कुछ किसी का एक सिंपल से अपना कौन कौन से कोवलेंट यूज होते हैं, कब यूज किए जाते हैं, तो इसको संक्षेप में करके और उनके फार्मूला, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का, डिटेंशन टाइम निकालने का तरीका, ये हमने तैयार कर लिया। इसी तरह से रैपिड स्लो, इनके बीच की टेबल याद कर लेते हैं, डिफरेंस इनके बीच में। टेबल में इनमें स्लो सेट फिल्टर और रैपिड सेट फिल्टर का डिफरेंस दिया है, उतना ही सफिशिएंट है। और सॉफ्टनिंग, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस हटाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल और उन थ्योरेटी के अलावा पर जो कुछ फार्मूले हैं उनको तैयार करके इस सिलेबस को भी आखिर में कम किया जा सकता है। इसी तरह सीवेज का पोर्शन, लेकिन यहाँ छोड़ने लायक कुछ नहीं है। सीवेज वाले में क्वांटिटी पढ़ना ही है, बीओडी, सीओडी और टीओसी, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ वाटर और क्वालिटी ऑफ सीवेज आपका इम्पोर्टेंट, ये भी बी लेवल पे एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये आपका ऑक्सीजन सेक्टर और इफ्लुएंट के स्टैंडर्ड, ये टेबल दी हुई है। और ऑक्सीजन सेक्टर, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि आपका स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर, इनका क्या पर्पज है, डिटेरियस टैंक, फिल्ट्रेशन, टिकलिंग फिल्टर, एक्टिविटी स्लेज, क्या प्रोसेस है और इनके फार्मूले। तो ये काफ़ी क्या है, लेंदी है। जब पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके फार्मूले, उसके बाद हाँ ये अपने को पता होना चाहिए कि एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव जो है अपने, जहाँ पर एक बैक्टीरिया का एरोबिक या एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, उन पर कौन कौन से यूनिट काम करते हैं, है ना। इसी तरह से हर यूनिट का डिटेंशन टाइम कितना होता है, उनके डिजाइन क्राइटेरिया। मतलब ये ट्रीटमेंट में सिर्फ हमको क्या है, डिजाइन क्राइटेरिया पता है तो हम अधिकांश क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। उस ट्रीटमेंट यूनिट का क्या ऑब्जेक्ट है या क्या फंक्शन है और उसके डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, उससे हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। अदरवाइज ट्रीटमेंट तो क्या है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इसी तरह से स्लज का ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ फार्मूले आए हुए हैं। यहाँ पर देखें अभी भी सीवेज ही चल रहा है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सोर्सेज, इफेक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूशन। ये अपने को कौन कौन से एयर पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, उनसे कौन सी बीमारी होती है, किस तरह से उनको मेजर करते हैं रिलेवेंट स्टैंडर्ड। ये पहला टॉपिक ठीक है। बाकी रूरल सैनिटेशन, सीवेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल लेस इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते पेपर के 10 क्वेश्चन बहुत पहले ही पेपर सेट करने वाले के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम चांस होते हैं कि इसको वो क्वेश्चन तैयार करे। तो इस तरह से ये जो पोर्शन है इसको अभी हाल फिलहाल क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। आखिर के 3 टॉपिक को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन में सिर्फ पहला टॉपिक, सीवेज के कुछ आखिर के टॉपिक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आ जाती है अपना वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। यहाँ भी देखा जाए तो ये सिलेबस क्या है, बहुत लेंदी है। इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है और साथ में क्या हैगा, हाइड्रोलॉजी। लेकिन हाइड्रोलॉजी अपने आप में ही एक बुक है और आपको मेरा तो कहना रहेगा कि इसमें से एक क्वेश्चन ही आता है। यहाँ पर ये यूनिट वाइज, यूनिट में टॉपिक वाइज वेटेज देते हैं। अदरवाइज तो हाइड्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन क्या है बात के लिए रख लेते हैं। और यदि करते भी हैं तो सिर्फ जो सिलेबस में लिखा है, यूनिट हाइड्रोलॉजी में यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ उसका कैसे निकालते हैं, और ये अपना एस हाइड्रोग्राफ आपका, और ये फ्रिक्वेंसीज वाला, साथ में आपका ये वाला पोर्शन हाइड्रोलॉजी साइकिल क्या होती है। और ये अपना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये लेवल कि प्रेसिपिटेशन को किस तरह से मेजर करते हैं, गेज नेटवर्क कैसे स्थापित करते हैं और प्रेसिपिटेशन डाटा।
तो इसको जितना सिर्फ एज पर सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं उतनी ही हाइड्रोलॉजी को पढ़ना है, ना कि पूरी किताब लेके बैठ गए कि हाइड्रोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं। और इसमें भी जब पूरे आपके सब टॉपिक हो जाए तो लास्ट में अपने को हाइड्रोलॉजी करना चाहिए, मतलब इरिगेशन। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आपका वाटर रिसोर्स में, यहाँ पर सिर्फ अपने को क्या करना है कि हाइड्रो पावर भी बाद में भी दिया है, तो ये पहली यूनिट तो क्या है, बस एक जनरल डिस्कशन की है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं अपना कि आपका इरिगेशन इफिशियंसीज और आपका क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के जो फॉर्मूला है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और उस पर न्यूमेरिकल, उसको वैल्यू, तो वाटर ये यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अपना पूरा का पूरा ही ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो इस प्रकार से क्या है इरिगेशन की, लेकिन इसमें भी सिर्फ क्या है ड्यूटी, डेल्टा, बीस पीरियड एंड देयर, क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट, एवोट्रांसपिरेशन, कंजप्टिव यूज, इनको अभी क्या है बात के लिए छोड़ सकते हैं। आप फोकस करिए ड्यूटी, डेल्टा, बीस पीरियड, रिलेशन, इरिगेशन इफिशियंसी और कंजप्टिव यूज का और एवोट्रेपरेशन का क्या मतलब है, किससे मेजर करते हैं, और एक आध फार्मूला। नेक्स्ट आ गया ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी बहुत लंबा टॉपिक है। यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि कितने तरह के ये कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, परमेबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब कुछ डेफिनेशंस होना चाहिए पता। और साथ में अपना ये आपका ड्यूपिट थ्योरी, डार्सीला, ये डार्सीला तो पढ़ना ही पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स में आता है। ये सीपेज एनालिसिस यूजिंग फ्लो नेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एफएम में भी दिया हुआ है, ये अपना सॉइल मैकेनिक्स में भी आता है और आपका WRE में भी आता है। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन आने के चांसेस कहीं भी नज़र पड़ेगी तो ये क्वेश्चन क्या है आ सकता है। ठीक है, इसको भी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी लेंदी सिलेबस है, एनवायरनमेंट के और जियोटेक के पहले अपन इसको तैयार कर सकते हैं। यील्ड ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ फार्मूले, उस फार्मूले में वैल्यू पुट अप, कुछ डेफिनेशन, ग्राउंड वाटर कंप्लीट अभी के लिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो दिया है कि डिजाइन ऑफ कैनाल, सिल्ट थ्योरी। सिल्ट थ्योरी में अपनी जो लेसी थ्योरी है, लेसी थ्योरी के पूरे फार्मूले जो 5-6 फार्मूले हैं और उनमें वैल्यू पुट अप करके ये चीज़। और लेआउट अलाइनमेंट तो तीन तरह की कैनाल होती हैं, कब कहाँ कौन सा यूज करते हैं, उनका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो पूरी की पूरी किताब, पूरा लेसन का लेसन नहीं पढ़ना है, जहाँ फार्मूला मिला उसको नोट करना है, उसमें उसी से छोटा ऑब्जेक्टिव और साथ में आपका डेफिनेशंस। और लेकिन यहाँ पे ये आपको लेसी थ्योरी, कनेडी थ्योरी के फार्मूले, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना लेसी थ्योरी। इसके बाद ये तो बहुत छोटे छोटे आप इनको कर सकते हो, इनके बारे में पता होना चाहिए कि हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर में कब डिफरेंस है, कहाँ पर इनको प्रयोग करते हैं, इनको डिजाइन विजाइन कुछ नहीं, सिर्फ इनका क्या यूज है, कहाँ पर प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आपका कैनाल फॉल्स, कितने तरह के फॉल्स होते हैं और उस फॉल को कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सीडी वर्क, ये 4 तरह की सीडी वर्क होते हैं, एक्वेडक्ट, साइफन एक्वेडक्ट, सुपर पासेज वगैरह। इन पे तो क्वेश्चन भी आता रहता है और न्यूमेरिकल भी बना देते हैं RL देके, तो ये आपने को सीडी वाला कर लेना है। इसके बाद एस्केप्स क्या होते हैं, इससे मतलब पता होना चाहिए। आउटलेट वाले में 3-4 फार्मूले हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटलेट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो ये यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर लॉगिंग और आप कैनाल लाइनिंग के क्वेश्चंस के आंसर कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लॉस और क्या क्या उनसे लॉसेस होते हैं, किस तरह से होते हैं। एक आध फार्मूला है, तो ये भी क्या है, यदि क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा ही है, बन जाना।
रिवर ट्रेनिंग को और हाइड्रो पावर की कुछ थ्योरी और इनको कर लेना चाहिए, बड़े आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन तो हमने जहाँ पर फोकस किया है वहाँ पर लेंगे बाद में। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही आसानी से होने वाला सिलेबस है, 9 टॉपिक सिर्फ दिए हुए हैंगे और 9 टॉपिक में से भी अपने को मेनली क्या करना है तैयार, यहाँ पर डेफिनेशन प्लस फार्मूला और फार्मूले में रख के न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और न्यूमेरिकल तैयार करने के लिए आप यूनिट जरूर तैयार कर लीजिए, यूनिट गलत नहीं होना चाहिए, राइट। यूनिट जब सही रखेंगे तभी आपका आंसर आएगा। पहला टॉपिक तो तैयार करना ही है। इन्होंने भली फ्लूइड प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी दिया है अपने को, तो हर तरह की प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जितनी कैविटेशन, सब अपने को क्या है फ्लूइड की प्रॉपर्टी, डेंसिटी वगैरह पता होना चाहिए और यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसी तरह से डायमेंशन एनालिसिस, तो सभी यूनिट की डायमेंशंस और साथ में रेनॉल्ड 5 तरह के डायमेंशनलेस नंबर है और उसमें से मॉडलिंग या सिमिलरिटीज करते वक्त रेनॉल्ड नंबर और फ्रॉड नंबर वाले फॉर्मूले की टेबल, उससे करके आप क्या है सवाल लगा सकते हैं, खासतौर से तो यहाँ पर ये कुछ टेबल दी है जिसमें रेनॉल्ड नंबर, कहाँ पर रेनॉल्ड नंबर से न्यूमेरिकल लगाना है और कहाँ पर अपने को फ्रॉड नंबर से। इसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप किए आंसर। तो बस इतना ही फ्लूइड डायनामिक्स में तैयार करना है। यहाँ पर ये बेंचरीमीटर भी आ जाएगा जिसको हम फ्लो मेजरमेंट में भी ले सकते हैं, फ्लो मेजरमेंट भी दिया हुआ। यहाँ पर देखिए फ्लोनेट आ गया है FM में, तो काइनेमेटिक्स में फ्लोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोनेट पर न्यूमेरिकल और काइनेमेटिक की डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। इसके ड्रैग एंड लिफ्ट फार्मूले पर न्यूमेरिकल फार्मूला। यहाँ पर पाइप फ्लो, ये तो इम्पोर्टेंट है, हेड लॉस का फार्मूला, साथ में पाइप्स इन सीरीज और पाइप्स इन पैरेलल। बाउंड्री लेयर कंट्रोल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अपने को 3-4 तरह की होती है, बस इनके फार्मूला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, इनको अपने को तैयार करना है। इसी तरह से बस हाइड्रोलिक जंप क्या होता है और ये इसके फार्मूले और न्यूमेरिकल। सर्जेज को अभी क्या है इग्नोर कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल, सर्जेज, बाउंड्री लेयर, इनको बाद में करेंगे तो ये सिलेबस और भी कंसाइज हो जाएगा। नेक्स्ट होगा रेलवे इंजन। रेलवे इंजन पढ़ने में भी बहुत आसान है और क्या है इसकी एक विशेषता है कि इसमें क्या है, इसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा हो, तो फिगर्स को ही यदि आपने देख लिया तो आपकी क्या है तैयारी हो जाती है। परमानेंट वे का क्रॉस सेक्शन है, परमानेंट वे का क्रॉस क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, परमानेंट से बेसिस भी आ सकता है। खास क्वेश्चन कहाँ से आ सकते, रेल के टाइप्स, रेल डिफेक्ट और इसी में साथ में अपने को ध्यान रखना है कॉनिंग ऑफ व्हील, तो ये हो गया आपका परमानेंट वे का मतलब यहाँ पर है रेलवे, कि परमानेंट वे के कंपोनेंट तो ये सभी होते हैं। स्लीपर में एक टेबल दी हुई है, उसको तैयार करना है खास तौर पे, जिसमें कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर है और कौन सा स्लीपर कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने को स्लीपर डेंसिटी जानना है, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है। इसी तरह से कौन सी रेल फास्टनिंग कहाँ पर यूज होती है और कितनी संख्या में होती है। फास्टनिंग कहाँ पर यूज होती है, बेलास्ट में, बेलास्ट का जो क्रॉस सेक्शन रहता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज यहाँ पर, और कुछ क्या है 2-3 डेफिनेशन है
क्रिप ब्लास्ट कौन सी होती है, सोल्जर ब्लास्ट क्या होती है और किस ब्लास्ट को कहाँ पर यूज करते हैं। तो ये क्या है, जल्दी इतना तक कंप्लीट हो जाए। अपने को फोकस करना है पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे। यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, तो यहाँ पर अपने को डेफिनेशन भी तैयार करनी है और साथ में कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूले के हिसाब से न्यूमेरिकल भी लगाना आना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया अपना, इसको तैयार करना है। टर्नआउट में कौन सा टर्नआउट, सिर्फ फिगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्नआउट कहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरह से सिग्नल्स में, सिग्नल्स का पीएससी वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं एमपीपीएससी में। सिग्नल का फिगर देखिए, सिग्नल कौन सा सिग्नल कहाँ पर यूज करते हैं। लेवल क्रॉसिंग रियरली क्वेश्चंस आते हैं, ना के बराबर कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो जब आप रेलवे में जॉब करने लगते हैं तब इसकी लेवल क्रॉसिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह से मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर क्या है, जब रेलवे में जॉब करेंगे तब आपने को जरूरत पड़ती। ये जो जनरल स्टूडेंट के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ओनली क्या है, सुपर एलिवेशन एंड रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है, लेकिन अपने को इसको पूरा का पूरा मान लेना है इस टॉपिक को। ज्योमेट्रिक डिजाइन, और ज्योमेट्रिक डिजाइन के चैप्टर में जो भी दिया हुआ है वो सब अपने को तैयार है। तो मेनली तैयार करने वाली बात क्या है, अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन और पॉइंट एंड क्रॉसिंग। क्रीप ऑफ रेल बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, एक आध क्वेश्चन। इसी तरह से ट्रैक रेजिस्टेंस, तो ये डेफिनेशन कैसे क्रॉस होता है तो बहुत ही शॉर्टली आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर दो ही टॉपिक जो है, यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी, ये आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग, और साथ में अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ, ये तीन टॉपिक पर ही बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक रहता है अपना हाईवे इंजीनियरिंग। आपका हाईवे इंजीनियरिंग में एयरपोर्ट भी हैगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के प्लान्स हैंगे, बॉम्बे प्लान और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुए, कौन सी योजना कब चालू हुई, ठीक है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, और इनका जो क्या है प्लानिंग का क्या, सर्वे का क्या प्रोसेस है। तो ये मुश्किल से 1-2 पेज का काम है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ज्योमेट्रिक डिजाइन, पूरा ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, उसका कंसेप्ट क्लियर, उसका फॉर्मूलेज, उसके न्यूमेरिकल, ये सब हमको, और जो आईआरसी के हिसाब से वैल्यूज हैं, वैल्यू, फॉर्मूला, कंसेप्ट, ये अपने को टॉपिक तैयार करना। यहाँ पर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में, यहाँ पर उनके डिफेक्ट, उनके फॉर्मूले रिजिड पेमेंट के खास तौर से, और उसमें वैल्यू रख के हमको निकालना आना चाहिए। ज्वाइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, यहाँ पर भी जितने भी किस तरह से कौन कौन से कोड यूज करते हैंगे, किस तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्टेजेज हैं, तो ये भी है, तो इसको भी देखना है ना। यहाँ पर एक टेबल में के फॉर्म में मिल जाएंगे कि पेमेंट फेलियर किस तरह से होता है और उनको डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। ये तो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसको अपने को पूरा ही तैयार करना पड़ेगा। डेफिनेशन कौन सी चीज़ कहाँ है, जो भी डाटा है उनको तैयार। यहाँ देखने वाली बात है कि एमपीपीएससी जब से यही का एग्जाम करा रही है तब हाईवे मटेरियल सिलेबस में ना होते हुए हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा कहना है कि आप इसको तो 3 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए, हाईवे मटेरियल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ज्योमेट्रिक डिजाइन या फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट। ये 4 टॉपिक करते ही अपना हाईवे तैयार हुआ। और नेक्स्ट जो रहता है एयरपोर्ट में यहाँ पर अपने को विंड रोज डायग्राम पे ध्यान देना है। आपका सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट साइट को पढ़ लीजिए। इसके बाद क्या है अपना ये ब्रिज के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेन तो है अपना विंड रोज डायग्राम, और ये लाइटिंग वगैरह का भी पूछते रहते हैं, रनवे, टैक्सीवे, ज्योमेट्रिक एंड लाइटिंग।
तो लाइटिंग का पढ़ लेते हैं। और ये ज्योमेट्रिक भी पढ़ना है, मतलब रनवे और टैक्सीवे के लिए कितना ग्रेडियंट रखते हैं, कितना क्रॉस स्लोप रखते हैं, कितनी ABCD जो भी अलग अलग टाइप के रनवे होते हैं उनके लिए कितनी कितनी लेंथ होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा और तीसरा अपना क्या हो गया आपका इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रोड का क्राइटेरिया है वो एयर फील्ड का है, थोड़ा सा फार्मूले में चेंज आ जाता है सुपर एलिवेशन वाले में, उससे काम चला लेंगे। नेक्स्ट हुआ ये ब्रिज में कोई क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, और पूछे भी जाएंगे तो जो साफ साफ लिखा है कि एक तो अपने को क्या है इकोनॉमिकल स्पान पता होना चाहिए, और एक अपने को स्काउट ड्राफ्ट पता होना चाहिए। बस ये दो चीजें हो गई। अभी इनको छोड़ देते, रोड, रेलवे, ब्रिज, डिजाइन, लोड एंड फोर्सेज, ये तो बहुत सारे होते हैं, यदि पता है तो जो भी किसी स्ट्रक्चर में फोर्सेज होते हैं वही इसी तरह से ब्रिज में फोर्सेज बढ़ जाएंगे, कुछ लिटेरियल कुछ इम्पैक्ट वाले, उनके स्पेसिफिकेशन तो ये बाद में देखेंगे। तो जितना ग्रीन से किया है या बता रहेंगे उसको अपने को ज़्यादा तैयार करना है। ये हमारा संभव इंजीनियर्स का ऐप है, इस पर सभी तरह का MPPSC या जो आगे की PSC होने वाली है उसके लिए पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में भी है और सॉफ्ट कॉपी में, इसलिए साथ में MPPSC की टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पर ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, इनका बहुत ही लेंदी सिलेबस है, हर टॉपिक पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है और हर टॉपिक पे अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनता है। तो एनवायरनमेंट के पहले लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए फ्लोनेट यहाँ पर भी दिया हुआ है, फ्लोनेट यहाँ पर भी दिया हुआ है, फ्लोनेट 3 जगह दिया हुआ है। अरे ज्योमेट्रिक डिजाइन जब आप हाईवे की पढ़ेंगे और रेलवे की पढ़ेंगे तो दोनों क्या है मिलती जुलती रहती, वही सुपर एलिवेशन वहाँ समझना है, यहाँ समझना है। तो ऐसे टॉपिक जो कॉमन, बीम स्लैब आपको RCC में भी पढ़ना है, स्टील में भी पढ़ना है और आपको बेंडिंग स्ट्रेस सॉम में भी पढ़ना है। तो सब क्या है मिलते जुलते रहते हैं। आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये तो चूँकि शुरुआत करते हैं तो यहीं से क्वेश्चंस क्या है आने लगते हैं, तो यहीं बहुत सारे हो जाते हैं। 21 में से 3 ही क्वेश्चन आ गए इंडेक्स प्रॉपर्टीज से, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करना है। क्ले मिनरल में तो सिर्फ माउंट ब्लैक कॉटन सॉइल है, माउंट मोर इल्यूनाइट से काम चला लेंगे। यहाँ पर सीपेज वाली जो बात आती थी तो वो अपने को तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग क्विक एंड कंडीशन का भी क्या है इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, इसका फार्मूला तैयार कर लेंगे, परमिबिलिटी का फार्मूला और मेथड तैयार कर लेंगे, बॉस्निक थ्योरी का फार्मूला, मतलब यदि सॉइल के डेफिनेशन और फार्मूले तैयार कर दिए और वहाँ आया न्यूमेरिकल तो उसको लगा दिया, तो यही अपना क्या है, इतना ही हम 20 दिन में तैयार कर सकते हैं कि फार्मूले पढ़ लें और डेफिनेशन देख लें, जैसे एक्टिव प्रेशर क्या होता है, पैसिव प्रेशर क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, शियर स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, ट्राइएक्सल, ये सब फार्मूले। और यदि उसमें से न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि 2020 में तो 10 के 10 न्यूमेरिकल आ गए थे, तो ऐसे केस में फार्मूले याद करना आसान है, उसको तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। और यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं भी आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि 20 दिन आपके लिए टाइम निकालूँ, 20 दिन आपके साथ क्या है आपकी तैयारी में मेहनत में सहयोग दे सकूँ। आप कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, यहाँ अभी बात आ गई है कि इसका भी लास्ट पोर्शन भी रह गया था कि जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपना फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में भी यही हाल है कि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ भी वही तरीका अपनाना है कि यदि इसका जैसे
ये नहीं पढ़ना है, स्लिप सर्किल मेथड, बिशॉप सिंप्लीफाइड मेथड। हाँ, स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला होता है तो इसको तैयार कर लेंगे। कितनी तरह की स्टेबिलिटी होती है, ये मेथड की जरूरत नहीं करने की। यहाँ भी बियरिंग कैपेसिटी कौन कौन सी होती है, लोड टेस्ट क्या होता है और उनके क्या फॉर्मूले हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये तो पूरा पूरा थ्योरेटिकली है, ठीक है। कब एसपीटी का यूज करते हैं, कब डीसीपीटी का यूज करते हैं, पाइल फाउंडेशन, ग्रुप स्टैटिक डायनेमिक फार्मूला, मतलब फार्मूला और प्लस फार्मूला, डेफिनेशन और फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल। इतने कम समय में इतना ही किया जा सकता है। धन्यवाद।